स्टेशन चुनो। नमस्कार, वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। फर्रुखाबाद जिला जेल में कैदी संदीप यादव की मौत से नाराज साथी कैदियों ने बवाल और तोड़फोड़ की। कैदियों ने जेल के अंदर आगजनी की। जब जेल की पुलिस से रोकने की कोशिश की तो कैदियों ने पथराव कर दिया, जिसमें करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 3 कैदियों के भी बवाल में घायल होने की खबर है। शाम को इलाज के समय घायल कैदी की मौत हो गई। कैदियों का आरोप है कि जेल उपाधीक्षक ने गोली चलाई थी। जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था। उस समय जो शैलेश सोनकर जो कि डिप्टी जेलर थे, उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्होंने पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, साथ ही साथ जो जेल के जो गेट हैं उनको तोड़ना और अंदर। कहा जा रहा है कि जैसे ही कैदियों को अपने साथी कैदी संदीप यादव की मौत की सूचना मिली तो वो आक्रोशित हो गए और जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की। बैरक नंबर 9 से बवाल की शुरुआत हुई। एडीजी जेल आनंद कुमार ने कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अवैध धर्मांतरण केस में उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी अब्दुल्ला धर्मांतरण कराने के लिए फंडिंग कर रहा था। वो जहांगीर आलम और कौसर के सीधे संपर्क में बताया गया है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार हुआ अब्दुल्ला मौलाना उमर गौतम के अल फारूकी मदरसा और मस्जिद के साथ इस्लामिक दावा सेंटर का काम देखता था। मौलाना उमर गौतम के साथ साथ अब्दुल्ला के खातों में भी फंडिंग के पुख्ता सबूत यूपी पुलिस को मिले हैं। अब्दुल्ला के बैंक खातों में 75 लाख की फंडिंग हुई, जिसमें 17 लाख विदेशी फंडिंग से भेजे गए थे। यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौलाना उमर गौतम पहले ही यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उसके साथ एक और मौलाना मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी गिरफ्तार हुआ था। मौलाना उमर दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस्लामिक दावा सेंटर चला रहे थे। मौलाना उमर गौतम यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। उसका जन्म एक राजपूत परिवार में 1964 में हुआ था। लखीमपुर खीरी में फिरौती के 5 लाख रुपए न मिलने पर किडनैपर्स ने प्रॉपर्टी डीलर के हाथ पैर काटकर हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि अगर सही समय पर पुलिस कार्रवाई करती तो उनके पुत्र की हत्या नहीं होती। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि दिनांक 1 नवंबर को ही संदीप की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को गन्ने के खेत में गांव जडोरा के पास छुपा के रखा हुआ था। निशानदेही पर पुलिस के द्वारा संदीप वर्मा का शत-विशत शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 340 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में सत्ता संभालने के बाद पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने के लिए लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करवाया था। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। सरकार का दावा है कि एक्सप्रेसवे न सिर्फ उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि क्षेत्र लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। निकलने वाला ये एक्सप्रेसवे यहाँ से होते हुए बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर होते हुए गाजीपुर तक जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल तो ये 6 लेन है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन करने की भी गुंजाइश है, जिसकी तैयारियां भी यूपी सरकार की ओर से की गई है। माना यह जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार होने से जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमांचल की नजदीकियां बढ़ जाएंगी, तो वही दिल्ली से बिहार का सफर भी ज्यादा आसान हो जाएगा। की बैठक खत्म हो गई। कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कोरोना काल में सेवा की नई संस्कृति बीजेपी ने शुरू की। देश भर में करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की। कार्यकारिणी में 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। कार्यकारिणी का शुभारंभ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी
अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। बीजेपी कार्य समिति में यूपी के विधानसभा चुनाव पर खास तौर पर चर्चा हुई। कार्य समिति ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की। कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में बेहतर तरीके से काम किया, रोजगार सृजन को लेकर बेहतर काम किया, इसलिए भी उन्हें राजनीतिक प्रस्ताव रखने के लिए बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है, वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं, जरूर बुलाएं। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी की रैली में बीएसपी से निष्कासित लालजी वर्मा और राम अचल राजभर शामिल हुए। अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। लालजी वर्मा बीएसपी के नेता विधानमंडल तो राम अचल राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अखिलेश ने कहा कि इस रैली का संदेश केवल अंबेडकर नगर तक ही सीमित नहीं रहेगा, इस रैली का संदेश पूरे देश तक जाएगा। और उसका परिणाम ये है कि आज आपके साथ राम अचल राजभर जी आ गए हैं। उसका परिणाम ये है कि लालजी वर्मा जी जो बड़े नेता भी हैं, तो बताओ कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है। वहीं मायावती ने ट्वीट करके बीएसपी में रह चुके इन दोनों ही नेताओं की ज्वाइनिंग पर निशाना साधा। मायावती ने लिखा कि बीएसपी से निष्कासित किए गए लोगों को एसपी में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे ये और भी घटता और कमजोर होता चला जाएगा। एसपी को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद की अपनी पार्टी के उम्मीदवार बहुत गुस्से में हैं, जो बीएसपी के संपर्क में हैं। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे और वहां यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जो अब करने जा रही है उसका काम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। हमारी सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया, बीजेपी सरकार 4.5 साल बैठी रही, अब चुनाव से पहले आजमगढ़ जा रहे हैं। हमारे पुराने नेता बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी बननी थी जिसका काम रोका और फिर शिलान्यास किया। सवाल आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी का नहीं है, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बलिया में दी थी। आखिरकार बलिया की यूनिवर्सिटी 4.5 साल में चंद्रशेखर जी की बनके क्यों नहीं तैयार हुई, उसका बजट क्यों रोक दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने कुशीनगर और बलिया में यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन योगी सरकार ने उस काम को रोक दिया। अपने सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती 4.5 साल में, वो आजमगढ़ में समाजवादी धरती पर यूनिवर्सिटी क्यों बना रही होगी। उन्हें तो बहाना चाहिए आजमगढ़ कैसे जाएं। जिन्होंने नाम बदले हों, शिलान्यास का शिलान्यास किया हो, उद्घाटन का उद्घाटन किया हो, उनसे कोई काम की उम्मीद करेगा। अध्यक्ष लगातार यूपी में विजय यात्रा निकाल रहे हैं। अब तक अखिलेश अवध क्षेत्र के 10 से ज्यादा जिलों में रथ यात्रा निकाल चुके हैं। एसपी की विजय यात्रा का तीसरा चरण 13 नवंबर को गोरखपुर से कुशीनगर होगा। अखिलेश पूर्वांचल के जिलों में यात्रा निकालेंगे। कानपुर शहर में जीका वायरस का कहर जारी है। आज 10 नए केस सामने आने के बाद जीका से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। 24 घंटे में जो 10 लोग संक्रमित पाए गए उसमें 3 एयरफोर्स कर्मी शामिल हैं। तो वहीं उसके बाद से आप घरों पर देखिए, जिनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी वो अपने घरों में होम क्वारंटाइन है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसका इलाज नहीं, इसे होम क्वारंटाइन ही इसका एक बेस्ट इलाज है। और कहीं ना कहीं मरीजों की बढ़ती संख्या प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और ये सारे मरीज एयरफोर्स स्टेशन के एरिया के 4 किलोमीटर के रेडियस पर है। अगर बात की जाए तिवारीपुर, ओमपुरवा, श्यामनगर, जगईपुरवा या
लाल बंगला इन्हीं इलाकों के ही या शिव कटरा इन्हीं इलाकों के सारे मरीज निकल के आ रहे। चकेरी थाना क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन के 4 किलोमीटर के रेडियस में संक्रमित पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की करीब 70 टीमें इलाके में युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। अभी तक इलाके में करीब 4 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 4000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। गर्भवती महिलाओं पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस है। इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। छठ पूजा को लेकर गाजियाबाद में तैयारियां पूरी हो गई हैं। नगर निगम ने हिंडन नदी पर बैठे छठ मैया के घाट पर साफ सफाई अभियान पूरा कर लिया है। खुद जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और गाजियाबाद की मेयर मौके पर पहुंचे और वहां पर जाकर छठ मैया पूजा के कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। आपको बता दें, आगे आने वाले 4 दिनों तक छठ मैया पूजा का आयोजन होगा। 10 और 11 नवम्बर को छठ पूजा के मुख्य कार्यक्रम है। वैसे पूरे शहर में लगभग 65 छठ घाट है जहाँ पे हमारी तैयारियां हैं और नगर निगम चूँकि सिविक बॉडी है, मैक्सिमम सर्विसेज हम लोग उपलब्ध कराते हैं, तो हम लोगों ने आश्वस्त किया और आप शहर में पूरे शहर में देखेंगे भी कि हर छठ घाट के ऊपर हमारे काम चल रहे हैं। स्टेट का या किसी राज्य का नहीं होता। अगर देवी हैं, देवता हैं तो वो पूरे भारत का होता है, विश्व का होता है। उसी चीज़ को निगाह रखते हुए इस बार हम लोगों ने बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ इस छठ पर्व को मनाने की पूरी जिम्मेदारी ली है और हम इसे जैसे हर साल मनाते हैं उसी अच्छा मनाएंगे। दिवाली के बाद इस कदर वायु प्रदूषण बढ़ा है कि आगरा में धुंध छाई है। धुंध की वजह से ताजमहल भी साफ नजर नहीं आ रहा। आगरा के यमुना किनारे रोड से पहले ताजमहल साफ दिखाई देता था, लेकिन अब प्रदूषण की धुंध की वजह से ताजमहल धुंधला दिख रहा है। ताजमहल ना दिखने से पर्यटक भी मायूस नजर आ रहे हैं। आगरा में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्थानीय लोग पानी छिड़काव कर रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण को एक हद तक रोका जा सके। नहीं, यहाँ पे ताजमहल हम लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, जबकि पहले बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था, लेकिन दिवाली के टाइम पे अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियर। बस और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने, जिसके कारण से क्लियर नहीं दिखाई दे पा रहा है। आज हम तो फोटो शूट करने आए थे, लेकिन वो भी क्लियर की वजह से हम नहीं कर पाते यहाँ पर। के लिए तो हम हर साल ताजमहल और लाल किला घूमने आते ही हैं, पर अभी कम से कम 5-6 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है।